हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो इन टुडेस 10 एमसीक्यू अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल ए फ्रॉम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। टॉपिक गार्निशमेंट ऑर्डर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप जैब नवंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इनका हमने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ना आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं, बिकॉज ये आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी हाई वेटेज वाले जो टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। बहुत ही कम टाइम रह गया एग्जाम के लिए, तो इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके ना आपको काफी कुछ पता चल सकता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल अबाउट द गार्निशमेंट ऑर्डर। तो सबसे पहले गार्निशमेंट ऑर्डर के बारे में थोड़ी सी बात कर ले कि क्या होता है। देखो, इसको ना एक छोटे से एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। एक पर्सन है ए, एक है बी। बी ने ए को ना पैसे दिए थे, ठीक है, 50,000। और ए ने बोला था कि मैं तुम्हें चुका दूंगा आफ्टर 6 मंथ। अब 7-8 मंथ हो गए, ए नहीं चुका रहा, तो बी के पास क्या ऑप्शन होती है? बी अप्रोच करता है कोर्ट को, सिविल कोर्ट को, और कोर्ट को सारी कंडीशन बना बताता है। तो कोर्ट ना बाद में क्या करता है, एक प्रीलिमिनरी ऑर्डर पास करता है जिसको निसी ऑर्डर बोला जाता है ए के बैंक, कि वो पूछेगा कि क्यों नहीं ए के जो फंड्स है वो अटैच किए जाएं, अकाउंट स्टेटस वगैरह पूछा जाएगा कोर्ट के द्वारा बैंक से। तो बैंक को सारी डिटेल कोर्ट को दे देता है। फिर कोर्ट एब्सोल्यूट ऑर्डर पास करता है जिसमें बैंक को ये ऑर्डर दिया जाता है कि जो भी फंड्स पड़े हैं ना एक अकाउंट में, वो अटैच करके कोर्ट को दे दे। वो कोर्ट आगे फिर बी को पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पे उसके डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं कि कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ना, एक्स वाई जेड लिमिटेड यानी कि कंपनी जो लिक्विडेशन में है, दिवालिया निकल गया, उसका लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया और गारंटी ऑर्डर सर्व हो गया अगेंस्ट द कंपनी। बैंक होल्ड टू अकाउंट्स, बैंक के दो अकाउंट है। एक तो है आपका कंपनी अकाउंट, बैलेंस पड़ा 10 लाख का, कंपनी हैज एन अनपेड लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ 3 लाख का। एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अकाउंट फॉर एक्सवाइजेड लिमिटेड, बैलेंस है 5 लाख का। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है कि बैंक कैन अटैच द एंटायर बैलेंस इन द कंपनी अकाउंट आफ्टर सेटिंग ऑफ द लोन अमाउंट, या बैंक कैन नॉट अटैच द ऑफिशियल लिक्विडेटर अकाउंट एज द फंड डू नॉट बिलोंग टू कंपनी, bank must wait for a specific court order for the liquidator account, या bank can attach the liquidator account only if the order specifically mention it। देखो, जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है ना, तो लिक्विडेटर के पास चला गया, वो कंपनी का कोई हक ही नहीं रहा उसमें। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बैंक अटैच तो नहीं कर सकता ना ऑफिशियल लिक्विडेटर से अकाउंट, क्योंकि फंड्स बिलोंग ही नहीं कर रहे अब कंपनी को, राइट। तो ऑप्शन है 1 और 2 इज करेक्ट, मतलब बैंक अटैच कर देगा एंटायर बैलेंस इन कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट की अगर बात करें लोन को सेट करके, और वेट नहीं करेगा स्पेसिफिक कोर्ट ऑर्डर के लिए, और ना ही अटैच करेगा लिक्विडेटर का अकाउंट अगर कोई ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन ही नहीं है। लिक्विडेटर तो मतलब कंपनी, अब कंपनी के जो भी अकाउंट्स हैं वो हो गए लिक्विडेटर के। तो इस केस में लिक्विडेटर जब होता है ना, तो गार्निशमेंट ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता इस सिनेरियो में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, राइट। सेकंड क्वेश्चन है आपका, गार्निशी ऑर्डर रिसीव हुआ फॉर मिस्टर वाई। तो बैंक ने आइडेंटिफाई किया दैट मिस्टर वाई हैज अ टू अकाउंट, एक है सेविंग विद द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 80,000, पॉजिटिव में बैलेंस है 80,000, और एक है ओवरड्राफ्ट अकाउंट, डेबिट बैलेंस है 30,000 नेगेटिव में। तो व्हाट इज द अटैचमेंट अमाउंट एंड व्हाट प्रिंसिपल डज दिस डेमोन्स्ट्रेट। देखो, जब गार्निशी ऑर्डर रिसीव हुआ ना मिस्टर वाई के लिए, तो बैंक, ये दो अकाउंट थे मिस्टर वाई के, है ना, जो हमने बात की, सेविंग अकाउंट है और एक है आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट, नेगेटिव में 30,000 पड़ा है। तो सेविंग अकाउंट में 80,000 है, मल्टीपल अकाउंट है कस्टमर के। तो इस सिनेरियो में क्या किया जाता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में चेक किया जाता है, उनके आपस में एडजस्टमेंट करके जो पैसा बाद में रह जाता है ना, फिर वो अटैच किया जाता है। अब 80,000 का अमाउंट है, 80,000 में से हम क्या करेंगे, 30,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट भी तो लिया ना बैंक से, बैंक का राइट पहले है, राइट। तो कितना बचा, पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस कितना हुआ, 50,000। तो कितना अटैच किया जाएगा, 50,000। तो बैंक मस्ट कंसीडर द नेट क्रेडिट पोजीशन अक्रॉस द अकाउंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक को रिसीव हुआ गार्निशी ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, निसी ऑर्डर जो हम बात कर रहे थे, इनिशियल ऑर्डर जो होता है, अटैच 50,000 फ्रॉम मिस्टर शर्मा सेविंग अकाउंट। अब अकाउंट में सिर्फ कितना पड़ा है, 30,000 पड़ा है। तो इस सिनेरियो में क्या किया जाता है, बैंक शुड ट्रांसफर 30,000 टू द सस्पेंस अकाउंट इमीडिएटली, या बैंक शुड ब्लॉक द अकाउंट फॉर द रिमेनिंग 20,000, या बैंक शुड रिजेक्ट द ऑर्डर ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स।
Blocking the customer account is an alternative to transfer to the suspense account. What is the right option here? 1, 2 and 4, 1 and 3, 2 and 3, or statement are correct. देखो option A is the right. 1, 2 and 4. How? देखो थ्री क्यों नहीं, थ्री तो एज इट इज रिजेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इनसफिशिएंट फंड है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑर्डर, कोर्ट की साइड से ऑर्डर आया है, इनसफिशिएंट फंड है तो ये बोला जाता है, अगर कोई अमाउंट, पहले तो ये बोला जाता है अगर कोई अमाउंट मेंशन नहीं किया तो सब सारा अमाउंट अटैच कर दो। इनसफिशिएंट बैलेंस है तो क्या किया जाता है कि जो बैंक है ना वो ट्रांसफर कर देता है 30,000 टू द सस्पेंस अकाउंट। एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है कि वो कहीं और पे पैसा ना यूज कर पाए, मिस्टर शर्मा, राइट। और फिर क्या किया जाता है, द बैंक शुड ब्लॉक द अकाउंट फॉर रिमेनिंग 20,000। हाँ, जो बाकी का पैसा रह गया उसके लिए अकाउंट क्या है, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉकिंग द कस्टमर अकाउंट एक ऑल्टरनेट होता है, ये जरूरी कंडीशन नहीं है टू ट्रांसफर टू द सस्पेंस अकाउंट, ये भी सही है। बस रिजेक्ट नहीं करेगा वो ऑर्डर ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, जो पैसा है उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। निसी ऑर्डर की बात हुई है, जो प्रिलिमिनरी ऑर्डर जब पास होता है तो फिर बैंक क्या एक्शन लेता है। देन की स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इन अ गार्निशी ऑर्डर प्रोसेस आर, कौन कौन होता है, बैंक क्या क्या विच एक्ट एज अ गार्निशी, जजमेंट डेटर हुज फंड्स आर अटैच्ड, इनकम टैक्स ऑफिसर जो इशू करता है ऑर्डर, या जजमेंट क्रेडिटर टू हुम मनी इज ओन्ड। व्हाट इज द राइट ऑप्शन हेयर? क्या देखा हमने, गार्निशी ऑर्डर में कौन होता है, बैंक होता है, ठीक है। आपका जजमेंट डेटर होता है, जजमेंट क्रेडिटर होता है, और कोर्ट होता है ना, है ना, कोट होता है। तो थ्री ऑप्शन तो हमारी सीधी सीधी गलत होगी, तो ऐसे हमें एलिमिनेट करने आना चाहिए। 1, 2 एंड 4, 3 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोट होता तो हम इसको ऑप्शन सही मानते। नेक्स्ट, बैंक को रिसीव हुआ है गार्निशी ऑर्डर फॉर अ कस्टमर जो कि है फॉर्मर इन अ फॉर्मर और सर्वाइवर ज्वाइंट अकाउंट में। क्या पूछा गया है कि बैंक कैन नॉट अटैच द अकाउंट एज इट इज ज्वाइंट, बैंक कैन अटैच द एंटायर बैलेंस ड्यूरिंग फॉर्मर्स लाइफ टाइम, बैंक मस्ट गेट एन ऑर्डर स्पेसिफाई किया जाए बोथ होल्डर टू अटैच द अकाउंट, ए राइट ऑफ सर्वाइवर आर एक्टिवेटेड ओनली आफ्टर फॉर्मर डेथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए बी सी डी, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? देखो फॉर्मर और सर्वाइवर के केस में क्या होता है, हम ज्वाइंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, और फिर फॉर्मर और सर्वाइवर के मोड पे ना ये अकाउंट ऑपरेट हो रहा है। तो जब भी फॉर्मर और सर्वाइवर मोड पे अकाउंट चलता है तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट होल्डर होता है लाइफ टाइम के लिए वही अकाउंट चलाता है, उसी का हक होता है। जैसे एक ये है रमेश, ये सुरेश है, रमेश क्या है, फादर है, सुरेश क्या है, सन है। तो लाइफ टाइम के लिए रमेश ही ऑपरेट करेगा क्योंकि ये फर्स्ट होल्डर है। रमेश की डेथ हो जाती है तो राइट किसके पास चला जाता है, सुरेश के पास। अब बात की जाती है जब गार्निशमेंट ऑर्डर पास हुए फॉर्मर और सर्वाइवर के पेस में तो वो अटैच कर दिया जाता है अकाउंट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है सेकंड एंड फोर्थ। ये नहीं है कि बैंक कैन नॉट अटैच, कर देगा वो फॉर्मर और सर्वाइवर के केस में, बैंक कैन अटैच द एंटायर बैलेंस ड्यूरिंग द फॉर्मर्स लाइफ टाइम, सही ऑप्शन है। आपका थर्ड गलत है कि बैंक मस्ट गेट एन ऑर्डर स्पेसिफाइंग बोथ होल्डर टू अटैच द अकाउंट, ऐसा भी कुछ नहीं है। राइट जो सर्वाइवर के वो तभी एक्टिवेट होंगे जब फॉर्मर की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब एक और कंडीशन लेते हैं कि अपॉन रिसीविंग अ गार्निशी ऑर्डर बैंक को क्या इंश्योर करना होता है कंप्लायंसेस को, कि बैंक्स राइट टू सेट ऑफ अगेंस्ट द कस्टमर लोन टेक्स प्रायोरिटी ओवर द गार्निशी ऑर्डर, बैलेंस जो होते हैं अकाउंट आउटसाइड इंडिया कैन बी अटैच्ड बाय द इंडियन कोर्ट ऑर्डर, या फंड हेल्ड इन ट्रस्टीज अकाउंट फॉर अ बेनिफिशियरी कैन बी अटैच्ड फॉर द ट्रस्टीज पर्सनल डेट, या customers name is inaccurately stated, the bank need not act until it is corrected. Which of the following statements are correct? First and second, first and fourth, second and third, third and fourth. Right option is option B, first and fourth. देखो second और third जो है आपकी वो गलत है, सीधे सीधे गलत है। क्यों? क्योंकि जो पास कौन कर रहा है गार्निशी ऑर्डर, कोर्ट पास कर रहा है ना, तो हमारे कोर्ट की पावर क्या है, इंडिया तक ही सीमित है। तो आउटसाइड द इंडिया जो आपने अकाउंट खुलवाया है, मान लीजिए किसी बाहर की कंट्री में आपका अकाउंट चल रहा है, तो वहां पे जो ओपन किया वहां पे एप्लीकेबल नहीं है हमारे कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है। फंड्स हेल्ड है ट्रस्टी के अकाउंट में बेनिफिशियरी, अब क्या होता है ट्रस्ट में, एक ट्रस्टी होता है, आपका एक बेनिफिशियरी होता है, और एक आपका क्या होता है ऑथर ऑफ ट्रस्ट। जो जो ट्रस्ट बना है तो वो बेनिफिशियरी के लिए मैनेज कर रहा है। अब ट्रस्टी का पर्सनल लोन था, पर्सनल डेट था, तो उस केस में क्या है, फंड उसके जो ट्रस्टी के अकाउंट में पड़े हैं पैसे वो नहीं अटैच हो गए, क्योंकि उसमें उसका हक ही नहीं है, वो तो सिर्फ मैनेज कर रहा है ना। तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। कस्टमर का नेम इनएक्यूरेटली स्टेटेड है तो बैंक नीड नॉट एक्ट जब तक कि वो करेक्ट नहीं किया जाता, ये सही है। तो ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, कोर्ट इन दिल्ली इशूड अ गार्निशी ऑर्डर अगेंस्ट मिसेस प्रिया वर्मा, उनका ज्वाइंट सेविंग अकाउंट है विद हर हस्बैंड अमित वर्मा विद आइदर और सर्वाइवर मोड, ठीक है।
अब स्टेटमेंट क्या है कि बैंक कैन अटैच द एंटायर बैलेंस इन द जॉइंट अकाउंट, या बैंक मस्ट अप्रोच द कोर्ट टू हैव द ऑर्डर विड्रॉन, या इफ द ऑर्डर हैड बीन इशूड अगेंस्ट बोथ द बैंक वुड अटैच द जॉइंट अकाउंट बैलेंस, या बैंक विल अटैच 50% ऑफ द बैलेंस प्रिज्यूमिंग इक्वल शेयर। तो क्या कॉम्बिनेशन करेक्ट रहेगा यहाँ पे एज पर द जॉइंट अकाउंट? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ तो बिल्कुल ही रॉन्ग है ना, क्यों प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि इक्वल शेयर है? ये तो पता ही नहीं है ना किसी को, 50% नहीं अटैच होगा, एंटायर बैलेंस भी नहीं अटैच होता है। बैंक को अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को टू हैव द ऑर्डर विड्रॉन, या ऑर्डर हैज बीन इशूड अगेंस्ट बोथ प्रिया वर्मा या अमित वर्मा, तो बैंक कुड अटैच द जॉइंट अकाउंट बैलेंस। यहाँ पे फॉर्मर और सर्वाइवर के जैसे नहीं होता है, आइदर और सर्वाइवर में कोई एक ऑपरेट कर रहा होता है, तो यहाँ पे एंटायर बैलेंस तो अटैच नहीं हो सकता है, और ना ही यहाँ पे 50% बैलेंस अटैच हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, income tax officer attached the bank account of Mrs. Sharma trader, and a day after the order was served, check of 50,000 from a customer was cleared and credited to the account. तो क्या किया जाएगा? This amount is subsequent credit and is attachable. Only the balance available at the time of receiving order is attachable. या bank cannot attach this amount as it represent future income. या bank need a fresh order from tax officer to attach this new credit. क्या सही ऑप्शन है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन है ओनली वन। देखो, सब जब भी अटैचमेंट ऑर्डर पास होता है, गार्निश ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर में यही डिफरेंस है, जब भी अटैचमेंट ऑर्डर आता है ना, यानी कि इनकम टैक्स वगैरह ऑफिसर की साइड से ऑर्डर आया आपको, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की साइड से ऑर्डर आता है, तो उस केस में अगर आप अमाउंट बाद में भी डिपॉजिट कराते हो ना, तो वो भी अटैच होगा। सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स पे भी ये ऑर्डर एप्लीकेबल होता है, गार्निशी ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। ये भी नहीं है कि ओनली द बैलेंस अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑर्डर इज अटैचेबल, ये तो गार्निशमेंट ऑर्डर के केस में होता ना। बैंक कैन नॉट अटैच, ऐसा भी नहीं है। बैंक को फ्रेश ऑर्डर की जरूरत ही नहीं, तो सिर्फ दिस अमाउंट इज अ सब्सिक्वेंट क्रेडिट एंड इज अटैचेबल। एबीसी बैंक को रिसीव हुआ गार्निशी ऑर्डर टू अटैच फंड फ्रॉम एन अकाउंट हेल्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर वर्मा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि मिस्टर वर्मा ने डिपॉजिट की है मनी एज अ ट्रस्टी फॉर अ चैरिटेबल ट्रस्ट, और रेलिवेंट ट्रस्ट डॉक्यूमेंटेशन इज ऑन अ फाइल। क्या बैंक अटैच कर सकता है फंड इन दिस अकाउंट? इज इट पॉसिबल? कर सकता है कि नहीं कर सकता? सिंस अकाउंट इज इन मिस्टर वर्मा नेम, ऐसा है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट ट्रस्ट अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड क्योंकि मनी डिपॉजिटेड एज अ ट्रस्टी। यस बट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन, या यस आफ्टर वेरीफाइंग द कोर्ट जजमेंट मेंशन द ट्रस्ट। देखो ऑप्शन बी, नो आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन द ट्रस्ट कैन नॉट बी अटैच्ड। ठीक है, गार्निशिंग ऑर्डर आया है कि जो अकाउंट हेल्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर वर्मा इंडिविजुअल, ठीक है, मिस्टर वर्मा ने पैसे डिपॉजिट कराए एज अ ट्रस्टी, चैरिटेबल ट्रस्ट को देख रहे हैं और एज अ ट्रस्टी उसका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, उनका पर्सनल अकाउंट नहीं है। उनका अगेंस्ट ऑर्डर आया वो पर्सनल, अगर उनका कोई पर्सनल अकाउंट होता वो अटैच होता है। ये ट्रस्टी की कैपेसिटी में जो ये काम कर रहे हैं ना, वो वाला मनी अटैच नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इशू किया गार्निशी ऑर्डर अगेंस्ट डॉक्टर अंशुल मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा होल्ड बैंक अकाउंट इन इंडिया एंड ऑल्सो एन एनआरओ अकाउंट इन द यूएई। सपोज कीजिए, है ना, तो इंडियन बैंक कैन अटैच द यूएई एनआरओ अकाउंट। only account located in India can be attached. A NRO account can be attached with special permission. या Indian court order does not apply to account held outside India. क्या सही ऑप्शन होगा? अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो बैलेंस आउटसाइड द इंडिया है वो अटैच नहीं होते गार्निशमेंट ऑर्डर में। राइट, तो सही ऑप्शन क्या आपका? बी, सेकंड एंड फोर्थ, कि जो इंडिया में जो है वही अकाउंट अटैच होंगे ना, और आपका इंडियन कोर्ट का ऑर्डर जो ना अप्लाई नहीं होता, हमने कहा कि हमारे कोर्ट की पावर ही नहीं है आउटसाइड द इंडिया, तो वो अटैच नहीं होगा। तो इसी के साथ हमने ये 10 एमसीक्यू अ डे गार्निशमेंट ऑर्डर के रिगार्डिंग डिस्कस कर लिए। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू, देखो गार्निशमेंट ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको डिटेल में पढ़ के ना आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना गार्निशमेंट ऑर्डर का जो है आपका संकल्प सीरीज का ना वो दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए और उससे गार्निशमेंट ऑर्डर को ना और डिटेल में पढ़ सकते हो, सो दैट कि और कोई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ और तरह के, है ना, जैसे एग्जाम का हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओ आराम से। नाउ सी, टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल दिस ऑफर, जहां पे आपको जैप कोर्सेज पे मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ। आपको फेस्टिवल 80 कोड यूज करना है और आपको बिल्कुल फ्लैट 80% ऑफ मिलेगा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। इट्स अ हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन टाइम से स्टार्ट कीजिए, एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन अवेल दीज कोर्सेज ऑन द वेबसाइट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, डायरेक्टली edutap.in पे कोर्सेज में जाइए। आप कोर्सेज में जाके ना आप जैप कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी यहाँ पे आपको फेस्टिवल 80 कोड यूज करना है टू, ये एक्सटेंड हो गया,
ठीक है, 2 अक्टूबर तक। तो जिसमें आपको डिस्काउंट मिलता है 80%। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। जो आप कंप्लीट मास्टर कोर्स लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, राइट। तो कोड है फ्लैट 80, फेस्टिवल 80। एंड साथ के साथ सुपर क्रैश कोर्स बैच 1 तो ऑलरेडी चल रहा है, बैच 2 भी लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है ना, आपको बहुत ही बेस्ट फैसिलिटी मिल रही है कि 12 दिन में जस्ट 12 डेज आपकी जैब की प्रिपरेशन हो रही है। कोई बात नहीं, पहले नहीं प्रिपरेशन कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, बिजी थे, वर्किंग हो, तो नहीं टाइम लगता, बट अब भी टाइम है। अब भी आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप सुपर क्रैश कोर्स में एनरोल कीजिए। 12 दिन में आपके ये 4 सब्जेक्ट्स के ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करवाए जाते हैं। एटलीस्ट यू कैन क्वालिफाई द जैब, राइट। तो कोड यहाँ पे भी फेस्टिवल 80 रहेगा एंड यू विल गेट अ फ्लैट 80% ऑफ। और अगर आपको लगता है आपको इंडिविजुअल कोर्सेज को एक्सेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपकी प्रिपरेशन होगी है एंड यू वांट टू परचेज अ टेस्ट सीरीज, तो आप वो भी कर सकते हो। इसमें आपको सॉल्व्ड पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं और कोड सबके लिए सेम रहेगा, फेस्टिवल 80। तो इस तरीके से कोर्सेज में एक्सेस करके आप अपनी प्रिपरेशन को ना और आसान बना सकते हो, बिकॉज अब टाइम नहीं है बुक वगैरह स्क्रॉल डाउन करने का, है ना। तो आप वो कर सकते हो। तो अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है ना, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं, hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।